Hi students, the topic of this video lecture is Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis is a well known बैक्टीरिया जो कि टीबी कॉज करता है और जो कि लंग्स को अफेक्ट करती हैं। सो इस वीडियो लेक्चर में हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ इट कॉजेज डिजीज़, उसकी लैब डायग्नोसिस क्या हैं और उसके साइन एंड सिम्टम्स वगैरह क्या हैं। और माइकोबैक्टीरिया इज़ जेनस, इसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ आती हैं, 3-4 स्पीशीज़ आती हैं और उसमें एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस भी है। तो माइकोबैक्टीरिया जो जेनस है उस जेनस की हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। स्लाइटली कर्व्ड रॉड्स, एक तो ये रॉड्स हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया है। इट इज़ एरोबिक, एरोबिक मीन्स कि इसको ऑक्सीजन मस्ट चाहिए फॉर इट्स ग्रोथ। सो दैट्स वाई ये जो है लंग्स को, हाईली ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। एसिड फास्ट बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की एक कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि क्योंकि ये ग्राम स्टेनिंग से स्टेन नहीं हो सकता, दैट्स वाई ये एसिड फास्ट स्टेन है या फिर जेड स्टेन है उससे स्टेन किया जाता है। नाइदर ग्राम पॉजिटिव और नॉर ग्राम नेगेटिव। सो माइकोबैक्टीरिया जो क्लासिफिकेशन है उसकी वो है 4 स्पीशीज़ हैं। जो जेनस माइकोबैक्टीरियम की 4 स्पीशीज़ हैं जिसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स, माइकोबैक्टीरियम कैंसासी। सो ये 4 स्पीशीज़ हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉज ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है लेप्रोसी कॉज करता है, और एवियम इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स एंड कैंसासी जो है ये ट्यूबरक्लोसिस लाइक डिजीज़ कॉज करते हैं, but they are less frequent pathogen. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो डिस्कवर्ड इन 1882 बाय द रॉबर्ट कोच। ये रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोच बैसिलस। इट कॉज द ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन दैट यूजुअली अफेक्ट द लंग्स। सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हम क्योंकि पढ़ रहे हैं तो वो लंग्स में ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है जो कि लंग्स को अफेक्ट करती है। अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो कि माइकोबैक्टीरिया की एक स्पीशी है उसकी हम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि इट ग्रोज द स्लोली, इट हैज़ अ डबलिंग टाइम ऑफ 18 आवर्स, 18 घंटे का डबलिंग टाइम है। उसके बाद यानी 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, बहुत स्लो ग्रो करता है। कल्चर ऑफ क्लिनिकल स्पेसिमेन मस्ट बी हेल्ड फॉर 6 to 8 वीक्स बिफोर बीइंग रिकॉर्डेड एज नेगेटिव। क्योंकि वो स्लो ग्रो करता है तो जब इसका लैब में कल्चर लगाया जाता है तो उसको 6 से 8 वीक तक रखा जाता है, चेक किया जाता है कि क्योंकि स्लो ग्रो कर रहा है इसलिए इसको ज़्यादा टाइम दिया जाता है और उसके बाद जाके इसको नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। इतनी लंबी ड्यूरेशन में चेक करने के बाद अगर तो नेगेटिव है फिर नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो उस ड्यूरेशन में ग्रोथ आ जाती है। मीडिया यूज्ड फॉर इट्स ग्रोथ इज़ लोवेंस्टन जेनसन मीडियम या फिर एलजे मीडियम। Mycobacterium tuberculosis is an obligate aerobe causing disease in highly oxygenated tissue. अब इसके एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सो बैक्टीरिया के कुछ एंटीजेंस या फिर कुछ ऐसे एंटीजेंस होते हैं जो कि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि उसकी पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व होती हैं। अब एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली चीज़ लिपिड्स हैं। इसके अंदर लिपिड्स में माइकोलिक एसिड आ जाता है। अभी जो माइकोलिक एसिड है ये क्योंकि इसकी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वॉल में प्रेजेंट होता है और दैट्स वाई ये इसकी स्पेशलिटी है और इसकी वजह से एसिड फास्ट प्रॉपर्टी इसके अंदर आती है। सो एसिड फास्ट प्रॉपर्टी इज़ ड्यू टू द माइकोलिक एसिड, ओके, क्योंकि ये काफ़ी अमाउंट में माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है इसलिए जो ये वाला स्टेन है इसको रिटेन कर लेता है, एसिड फास्ट स्टेन को। देन इसके पास जो दूसरी चीज़ है वो है थायोसिरोल डाइमाइकोसेरोसेट, ये एक एंटीजन है। अब ये क्या करता है, ये पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व होता है, लंग्स में जो इन्फेक्शन ये कॉज करेगा उसकी पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो ये तो 2 लिपिड हो गए, एक हो गया माइकोलिक एसिड, दूसरा हो गया थायोसिरोल डाइमाइकोसेरोसेट। फिर है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में जो है वो ट्यूबरकुलिन रिएक्शन कॉज करती हैं, प्रोटीन उसमें इन्वॉल्व होती हैं, इंड्यूस द डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। सो प्रोटीन्स के ये 2 फंक्शन है, एक तो ट्यूबरकुलिन रिएक्शन जो हम आगे चल के पढ़ेंगे उसमें किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं ये आगे देखेंगे, और इट इंड्यूस द डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, ये भी हम आगे चल के देखेंगे कि डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी ये कैसे कॉज करती है।
पॉलीसेकेराइड्स इन्वॉल्व होते हैं जिसके अंदर कॉर्ड फैक्टर आता है और कुछ जो अवॉइड डिस्ट्रक्शन बाय द लाइसोसोम या मैक्रोफेजेस। सो जो पॉलीसेकेराइड्स हैं वो उनमें कॉर्ड फैक्टर है जो कि उसकी पैथोजेनेसिस में हेल्प करता है, होस्ट का जो मैकेनिज्म है उससे बचा के। सो ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स क्या हैं? ब्लडी जो कफ होगा वो होगा, फीवर आ जाएगा, चेस्ट पेन, चिल्स जिसे ठंडा बुखार भी कहते हैं या ठंड लगना, लॉन्ग टर्म कफ, वेट लॉस, फटीग, नाइट स्वेट्स। वेट लॉस होता है एक सडन वेट लॉस हो जाता है और विदाउट एनी डाइट और विदाउट एनी एक्सरसाइज एकदम से वेट का रिड्यूस होना, फटीग रहना, या नाइट स्वेट्स होना। सो ये सिम्टम्स थे। एंड देन हाउ इट कॉजेज़ द डिजीज़, पैथोजेनेसिस ही स्प्रेड कैसे होता है? ये स्प्रेड होता है थ्रू द रेस्पिरेटरी एरोसोल, जो है पेशेंट जो है वो खांसते हुए या फिर छींकते हुए एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है। ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय रेस्पिरेटरी एरोसोल प्रोड्यूस बाय कफिंग। द पोर्टल ऑफ एंट्री इज रेस्पिरेटरी ट्रैक। द इनिशियल साइट ऑफ इन्फेक्शन इज लंग्स। सो सबसे पहले अफेक्ट करता है लंग्स को। ओके, सो ये तो हो गया उसका हाउ इट एंटर्स इनटू द बॉडी। अभी ये बॉडी में जाकर करता क्या है, हाउ इट अफेक्ट द लंग्स, किस तरह से वो ये उसका वो सारा एक मैकेनिज़्म है। माइकोबैक्टीरियम इनहेल्ड थ्रू एयरवेज। माइकोबैक्टीरियम जो है वो एयरवेज के थ्रू जाता है बॉडी में। ट्रांसमिटेड टू एल्व्यूलाई एंड इनगल्फ्ड बाय एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस। सो जब एयरवेज में जाता है तो वो एट द एंड जाकर जो एल्व्यूलाई होते हैं जो कि लंग्स में होते हैं, उसका लास्ट स्ट्रक्चर होता है, एल्व्यूलाई में जाते हैं और वहाँ पे जो एल्व्यूलाई के मैक्रोफेजेस होते हैं जिन्हें एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस कहते हैं, वहाँ पे उसको वो इनगल्फ कर लेते हैं। वहाँ पे जब इनगल्फ कर लेते हैं तो फिर क्या होता है कि वे वहाँ मल्टीप्लाई एंड गिव राइज टू इनिशियल लेजन और गोन फोकस। तो सबसे पहली जो लेजन बनती है उसे कहते हैं गोन फोकस, जो कि इस तरह से होती है। ये है, इसको गोन फोकस कहते हैं क्योंकि इनिशियल लेजन लंग्स के बॉटम लोब पे बनती है, लोअर लोब कह लें। एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय मोस्ट ऑफ द ट्यूबरकल बेसिलाई। जो मैक्रोफेजेस हैं वहाँ के वो ज़्यादातर बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मैक्रोफेजेस की क्योंकि उनके पास पैथोजेनेसिस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि कॉर्ड फैक्टर वगैरह हो गया, तो वो उससे बच जाते हैं। जब वो बचते हैं तो फिर क्या होता है, बेसिलाई एस्केप द मैक्रोफेज मेडिएटेड डिस्ट्रक्शन एंड इंड्यूस द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। जब वो उससे बच जाता है तो वो एक अब जो एक करता है, इंड्यूस करता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जिसमें टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। अ हार्ट ट्यूबरकल और ग्रेनुलोमा इज़ फॉर्म ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो एक ग्रेनुलोमा बन जाता है। वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है, ये ग्रेनुलोमा का स्ट्रक्चर है। उसमें होता कुछ यूँ है कि ये जो मिडिल में एक सेल है जिसमें ये बैक्टीरिया नज़र आ रहे हैं काफ़ी सारे। ये जो बैक्टीरिया हैं ये जो एपिथेलॉइड सेल है या फिर ये मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल है, ये दरमियान वाला, इसने क्या किया, बैक्टीरिया को इनगल्फ किया हुआ है। क्योंकि ये डिस्ट्रॉय नहीं कर सका तो अब इसने क्या किया, इनगल्फ किया। क्योंकि मेन पर्पस होता है कि वो फैले नहीं बॉडी में, तो क्योंकि उसको किल नहीं कर सका तो उसने उसको रिटेन कर लिया। सो मिड वाला हो गया मल्टी न्यूक्लिएट जाइंट सेल। फिर उसके अराउंड एक लेयर होती है एपिथेलॉइड सेल की जिसके अंदर भी ये बैक्टीरिया ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है, ये बैक्टीरिया होगा उसके अराउंड भी। फिर जो है वो एक आउटर जो लेयर होगी दैट इज़ ऑफ द टी सेल, या फिर उसको टी सेल्स होंगे या फिर जो भी, ये एक बना देगा स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेनुलोमा, और जो कि विद टाइम जो है वो हील हो जाएगा। फाइब्रोसिस या फिर ये इसके अराउंड जो फाइबर्स प्रेजेंट हैं, ये फाइब्रोसिस से ये हील हो जाएगा या फिर ये कैल्सिफाइड हो जाएगा। कैल्शियम डिपॉजिट होगी तो ये क्या हो जाएगा, कैल्सिफाइड हो गया। सो दिस इज़ हाउ इट कॉज अ डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो it may subsequently healed by fibrosis or calcification. When fully developed, tubercle granuloma consists of 3 zones, 1, 2, 3. A central area of large containing tuberculosis, tubercle bacilli, a mid zone of epithelioid cell, arranged radially, a peripheral zone of fibroblast, lymphocyte and monocyte. ये जो peripheral zone है जिसमें lymphocytes आ जाएंगे, monocytes आ जाएंगे या फिर fibroblasts आ जाएंगे।
सो ये है ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, या फिर इसको कहते हैं कि ये डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। सो पैथोजेनेसिस में और क्या चीज़ आ जाती है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का हमने सुना है कि जो टीबी है वो हड्डियों की टीबी भी हो सकती है, या फिर दिमाग की भी हो सकती है, या किसी भी और सेकेंडरी किसी और ऑर्गन की टीबी हो सकती है। तो वो कैसे होती है कि लंग से वो किस तरह से ट्रांसफ़र होती है, मतलब किस तरह से वो डिजीज़ कॉज करती है। सो इन्फेक्शन विद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है अगर तो नॉन इम्यून होस्ट है जिसकी इम्यूनिटी कम है, उसको प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस होगी जो कि लंग्स को अफेक्ट करेगी, और ये जो लोअर लोब है यहाँ पे गोन फोकस बनाएगी जो कि प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस कहलाएगी। अब ये जो ट्यूबरकुलोसिस है ये इसकी आगे से 4 कंडीशन हो सकती हैं। या तो वो हील हो सकता है बाय फाइब्रोसिस, या डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी जैसे कि अभी हमने पढ़ा वो कॉज करके ट्यूबरकुलिन स्किन रिएक्शन। अब होता कुछ यूँ है कि जो डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी होती है इसमें ये होता है कि जब लेटर ऑन जब इसका ट्यूबरकुलिन स्किन रिएक्शन एक टेस्ट होता है, जब वो किया जाता है उसमें जो इंजेक्शन होता है उसमें प्रोटीन होती है वो बॉडी में इंजेक्ट की जाती है आर्म पे, तो फ़ौरन से उसके अगेंस्ट अगर तो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया बॉडी में प्रेजेंट तो उसके अगेंस्ट एक्शन हो जाता है। वो एक्शन फ़ौरन से क्यों होता है? बिकॉज हाइपर सेंसिटिव हुआ होता है सिस्टम। तो जैसे वो दोबारा से जो बैक्टीरिया है उसकी एक प्रोटीन आएगी तो उसके अगेंस्ट फ़ौरन से रिएक्शन होगा, बिकॉज वो सेल कहीं ना कहीं टी सेल जो भी हमने देखे ग्रेनुलोमा में वो एक्टिवेटेड है। जो एक्टिवेटेड टी सेल होंगे वो फ़ौरन से जो है वो एक्शन करेंगे। तो ये होता है डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी जिसमें टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं जो सेकंड टाइम जब भी अटैम्प्ट होगी तो उसके अगेंस्ट वो एक्शन करेंगे। या तो वो हील हो जाएगा फाइब्रोसिस से, या फिर प्रोग्रेसिव लंग डिजीज़ भी कॉज करेगा अगर तो पेशेंट या पर्सन जो है वो HIV है या मैल न्यूट्रिशन है तो उसको लंग डिजीज़ हो जाएगी, या फिर स्वेयर बैक्टीरियमिया हो जाएगा, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस या डेथ। सो फर्स्ट वाज के फाइब्रोसिस से हील हो जाएगा ये वाला जो इन्फेक्शन है, या फिर प्रोग्रेसिव लंग डिजीज़ होगी यानी पूरे लंग्स में फैल जाएगा, या फिर लंग्स से फिर बैक्टीरिया जो ब्लड से जो पूरी बॉडी में फैल जाएगा, या फिर उसे मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस कहेंगे जिससे बैक्टीरियमिया की वजह से डेथ हो सकती है। फिर है कि लिम्फेटिक या ब्लड के थ्रू जो डिसेमिनेट होगा उस कंडीशन में पूरी बॉडी में जा सकता है और जाके डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके छुप जाएगा या फिर डॉर्मेंट हो जाएगा। लिम्फेटिक और हेमेटोजेनस डिसेमिनेशन डॉर्मेंट ट्यूबरकल बेसिलाई इन सेवरल ऑर्गन्स उसे कहते हैं लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। रीएक्टिवेशन इन एडल्ट लाइट, आगे चल के कोई भी ऐसा ट्रिगर मिला उसको जैसे इम्यूनिटी वीक हो गई या कोई भी ऐसी चीज़ मिली तो दोबारा से वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और वो जो नेक्स्ट टाइम जो इन्फेक्शन कॉज करेंगे वो अपर लोब में कॉज करेंगे। यहाँ पे तो लोअर था, प्राइमरी में लोअर था, सेकेंडरी में अपर लोब में इन्फेक्शन कॉज करेंगे। और जब वो डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके एक्टिवेट होंगे या फिर उन्हें जब जहाँ कहीं भी वो छुपे होंगे वहाँ ट्रिगर मिलेगा तो वो उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम की या फिर हड्डियों की टीबी या जो भी रीनल होगी, GI होगी, एड्रिनल्स होगी, उनकी टीबी हो जाएगी। सो दिस वाज द पैथोजेनेसिस कि क्या क्या सिचुएशन हो सकती है ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया अगर बॉडी में चला जाए तो। लेटेंट TB इन्फेक्शन क्या होता है? TB बैक्टीरिया कैन लिव इन द बॉडी विदाउट मेकिंग यू सिक। पोस्ट प्राइमरी या सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? इसमें ये होता है सेकेंडरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में रीएक्टिवेशन होती है, एज अभी मैंने कहा, कैरेक्टराइज बाय फोकस ऑफ इन्फेक्शन एंड ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन यूजली इन द एपेक्स ऑफ द लंग्स। ये मैंने अभी बात की कि जो एपेक्स है लंग्स के यहाँ पर सेकेंड टाइम जब भी इन्फेक्शन होगा वो एपेक्स में होगा। द स्मॉल ग्रेनुलोमास eventually combine to form large areas of central caseating necrosis। सो जो ग्रेनुलोमास हैं अगर वो काफ़ी सारे बन गए तो मिलकर एक ऐसा ग्रेनुलोमा बनाएंगे जो ये नेक्रोटिक भी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं इर्द गिर्द ये नेक्रोसिस हुई भी है और दरमियान में चीज़ लाइक मटेरियल है। सो तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जो कि सारे ग्रेनुलोमा कंबाइन होके तो एक लार्ज एरिया बनाएंगे जिसमें सेंट्रल केजिएटिंग नेक्रोसिस होगी। रीजनल लिम्फ नोड कंटेनिंग केजिएटिंग ग्रेनुलोमास की जो जिस ऑर्गन को भी एक्ट करेगा ये, जैसे अगर फॉर एग्जांपल
किसी भी ऑर्गन को उसने इन्फेक्ट किया तो उसके आस पास में जितने उसके लिम्फ नोड्स होंगे करीब में, उनमें इस तरह की ग्रेनुलोमास फॉर्मेशन हो जाएगी। अब और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि जो माइकोबैक्टीरिया की लैब से रिलेटेड हैं, कुछ वो लैब से रिलेटेड ये हैं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस रिलेटिवली रेजिस्टेंट टू एसिड एंड एल्कलीस। ये जो नॉर्मल ब्लीच वगैरह होती है इससे ये यूजुअली रेजिस्टेंट होता है, यानी कहीं पे अगर स्पूटम गिर जाए या कुछ इस तरह से तो जो स्पूटम का सैंपल होता है वो तो वहाँ से वो उसको क्लीन करना या उसको बिल्कुल डिसइंफेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। सो यहाँ आगे चल के ये कह रहे हैं कि जब स्पूटम का सैंपल आता है डायग्नोसिस के लिए कि आपने इसमें टीबी को डायग्नोस करना है, तो उसके लिए क्योंकि स्पूटम का सैंपल होता है तो उसमें ह्यूमन के जो माउथ होता है उसमें ज़ाहिर सलाइवा भी होगा, कुछ डेड सेल्स भी होंगे, तो और भी चीज़ें होंगी और बैक्टीरिया अनवांटेड बैक्टीरिया होंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि स्पूटम के सैंपल को सबसे पहले NaOH से ट्रीट किया जाए। जब वो NaOH से ट्रीट किया जाता है तो क्या हो जाता है, कॉन्सनट्रेट हो जाता है, एक्स्ट्रा चीज़ें सारी डेड हो जाती हैं, तो आपको जो है वो सैंपल जो है क्लीन मिल जाता है। NaOH is used to concentrate clinical specimen. It destroys unwanted bacteria, human cell and mucus, but not the organism. Strain of Mycobacterium tuberculosis resistant to the main antimycobacterial drug isoniazid. माइकोबैक्टीरिया के कुछ स्ट्रेन्स ऐसे हैं जो कि बहुत सारी जो एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग हैं उससे रेजिस्टेंट हो जाते हैं। उसकी रीज़न ज़्यादातर यही है कि जो लोग जितना भी कोर्स होता है, एक लॉन्ग टीबी का एक कोर्स होता है, कुछ मंथ्स भी जैसे वो आए थे 9 या 6 मंथ्स कोर्स होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं उस कोर्स को पूरा नहीं करते। जब उस कोर्स को पूरी मेडिसिन नहीं लेते तो वो जो बैक्टीरिया होता है वो रेजिस्टेंट होता है अगेंस्ट द ड्रग्स, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। सो लैब डायग्नोसिस में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी हो सकती है, मॉलिक्यूलर मेथड्स कुछ इन्वॉल्व होते हैं जैसे PCR हो सकता है, कल्चर कर सकते हैं। एज वी नो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में ZN स्टेनिंग, मॉलिक्यूलर मेथड में PCR हो सकता है, कल्चर में LJ पे हम LJ मीडियम पे हम ग्रो कर सकते हैं। ZN स्टेनिंग में क्या होता है, ये पिंक कलर के नज़र आते हैं। AFB एसिड फास्ट बैक्टीरिया अपीयर एज पिंक लॉन्ग सिलेंडर बेसिलाई। फ्लोरेसेंस स्टेनिंग करेंगे तो ये इस तरह से चमकते हुए नज़र आएंगे ग्रीन कलर में। माइकोबैक्टीरियम स्पीशी विल फ्लोरेस येलो, ये येलो है अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड अंडर फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। सो ये जो ऑरामिन रोडामिन स्टेन है इसकी वजह से ये बैकग्राउंड इसमें ब्लैक होता है, जब माइक्रोस्कोप लगाई जाती है तो वो येलो कलर देते हैं। सो कल्चर में हम ये कर सकते हैं कि कल्चर कंसनट्रेटेड स्पेसिमन इज़ इनोक्यूलेटेड on LJ medium and incubated at 37 डिग्री सेंटीग्रेड for 2 to 8 weeks। सो इसमें हम कल्चर करते हैं और इसमें ड्राई और इरेगुलर कॉलोनीज आती हैं, और जो मॉलिक्यूलर मेथड्स है उसमें PCR किया जाता है। सो नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है मॉन्टॉक्स टेस्ट। मॉन्टॉक्स टेस्ट में होता है कि ये जो आर्म है इसमें जो इंजेक्शन है इसमें प्रोटीन को इंजेक्ट किया जाता है 4 आर्म पे, और जब इंजेक्ट किया जाता है सो ड्यू टू द डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट डेवलप हो जाती है क्योंकि इसमें T सेल्स वगैरह एक्टिवेट हुए होते हैं, तो उसकी वजह से जब ये इंजेक्शन से प्रोटीन इंजेक्ट की जाती है तो फ़ौरन से रिएक्शन होता है, और 1 to 2 डेज़ में वो रिएक्शन अपीयर हो जाता है अगर तो उस पर्सन के अंदर बैक्टीरिया ऑलरेडी हो। साइट इज़ एग्जामिन्ड आफ्टर 48 to 72 आवर्स। सो 2 या 3 दिन के बाद उस साइट को एग्जामिन किया जाता है। 0.5 ml ऑफ PPD या फिर प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव कंटेनिंग इंजेक्टेड इंट्राडर्मली ऑन द फ्लेक्सर एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म। इन ड्यूरेशन ऑफ 10 मिलीमीटर और मोर इज़ कंसिडर्ड पॉजिटिव। सो अगर 10 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा की ड्यूरेशन हो तो वो पॉजिटिव कंसिडर होती है। पॉजिटिव की सूरत में हो सकता है या तो उस पर्सन को इन्फेक्शन हो या उस पर्सन को BCG इम्यूनाइजेशन हो, यानी BCG वैक्सीनेशन उसकी हुई हो, उसकी वजह से भी पॉजिटिव। जनरली हम ऐसे मेजर्स ले सकते हैं जिसके अंदर adequate nutrition, good housing and health education areas are important as specific antibacterial measures। सो न्यूट्रिशन प्रॉपर होनी चाहिए, हाउसिंग गुड होनी चाहिए, और हेल्दी और एनवायरनमेंट होना चाहिए। वैक्सीनेशन में BCG वैक्सीन आ जाती है, और उसके अलावा वैक्सीन जो है वो डू नॉट ऑलवेज प्रोटेक्ट द TB। सो माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जो अभी तक हमने जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पढ़ा, अब जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा।
माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है वो इट इज़ द कॉज ऑफ लेप्रोसी. लेप्रोसी इज़ अ क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज़. इट अफेक्ट्स मेनली द पेरिफेरल नर्व्स. जो नर्व्स होती हैं उनको ये यूजुअली अफेक्ट करते हैं. ऑल्सो अफेक्ट द स्किन, आइज, बोन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स. लैब डायग्नोसिस में कैन बी स्टेन विद ZN, कैन नॉट ग्रो ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया. इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसी हो सकती है? हाइपोपिगमेंटेड पैचेस, एज वी कैन सी दैट कि ये वाइट पैचेस हैं, ये हो सकते हैं. लॉस ऑफ क्यूटेनियस सेंसेशन, जो स्किन है उसमें जो सेंसेशंस वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाती हैं. नर्व्स थिक हो जाती हैं. नेज़ल डिप्रेशन मीन्स ये नोज़ नज़र आ रहा है, ये डिप्रेस हुआ है. स्किन लेजन है, ये जगह जगह पे लेजन्स हैं, नोड्यूल्स बने हुए हैं, अल्सर हैं. और लॉस ऑफ फिंगर्स एंड टोज़, ये फिंगर जो हैं वो टूट के गिरते हैं ऑर्गन्स इसमें. सो दैट वाज इट फ्रॉम द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस lecture.